सभी को नमस्ते। जन संवाद के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज पुनः एक बार विवेक चतुर्वेदी चाचा जी या गुड्डा चाचा जी हमारे साथ हैं और हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आज कुछ अध्ययन प्रक्रिया को लेकर के, फिर जीवन क्रिया को लेकर के प्रश्न हैं, है ना। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ पर हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद जी। बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी। मुद्दे पे आते हैं, जी है ना। जी। सीधी बात ये है कि अपने को एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आनी चाहिए कि शब्द से अध्ययन नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है ना। नाम आदमी रखता है ना। इसका नाम मोबाइल रखा है, इसका नाम पंखा रखा। तो किसी भी क्षेत्र में किसी और ने ये वस्तु को पहचाना, है ना जी। और इसका नाम रख दिया फैन, ठीक है ना। बिल्कुल। कहीं पे पहचाना, उन्होंने कहा ये इसको पंखा कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक ही वस्तु के नाम तो दो हो गए, है ना, लेकिन वस्तु एक ही है। वस्तु एक है। दोनों शब्द से इंगित वस्तु एक ही है ना। बिल्कुल। तो वस्तु को जानने से जानना होता है। यानी अगर हमने पंखा कहा तो आपको ये वस्तु समझ में आनी चाहिए, है ना जी। अच्छा, अब क्या है कि शब्द में होता है अर्थ। इस बात को बहुत ध्यान से समझा जाए कि अर्थ का क्या मतलब है। बताइए अर्थ का क्या मतलब है? आप ही बताइए। अर्थ का मतलब है उस वस्तु का जो प्रयोजन है, जो उसका पर्पस है, जो उसकी उपयोगिता है, वही उसका अर्थ है। तो पंखा जब शब्द हमने कहा तो पंखे से इंगित एक वस्तु है ना। और वस्तु में निहित है उसका अर्थ, यानी जो उसकी उपयोगिता है कि भाई हवा देने के काम में आता है, ऐसी एक वस्तु है, इसका नाम रखा है पंखा, है ना। तो पहले चरण क्या हुआ कि वस्तु समझ में आए, और दूसरा चरण ये हुआ कि वस्तु का प्रयोजन समझ में आए, है ना। वो अर्थ का समझना हुआ। हमने कहा झूला, है ना। बिल्कुल। तो अब ये एक झूले से हमने इशारा किया एक वस्तु की ओर, ठीक है ना। तो वस्तु में उसका उपयोग निहित है ना, कि भाई चीज़ को रखने के काम में आता है, कैरी करने के काम में आता है, ठीक है ना। तो इस बात को पहले अच्छे से पचाया जाए कि कोई भी शब्द, है ना, उससे किसी न किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, है ना। वस्तु को जानने से जानना होता है। वस्तु को अगर हम नहीं जानते हैं तो खाली शब्द का उच्चारण होगा, है ना, समझ में कुछ नहीं आएगा। वही जैसे अभी आपने कहा रैम्ड अर्थ, है ना जी। तो अब ये शब्द हमने सुन रखा है और इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं, है ना। लेकिन जानना होता है वस्तु का। अभी वस्तु से जैसे परिचय होगा, है ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वस्तु है, इसका नाम रखा है रैम्ड अर्थ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मन एक वस्तु है। वस्तु का मतलब वास्तविक होना, ये है ना। तो कोई चीज़ है जिसका नाम रखा मन, उसका नाम कन भी रख देते। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। कोई नाम रख दिया तो मन कहेंगे। तो मन शब्द से वस्तु क्या है ये पहचानने में नहीं आता। तो आदरणीय बाबा जी ने ये हमारा ध्यान दिलाया कि भाई ये जो मन शब्द है, इससे हमारे में एक क्रिया हो रही है। आप देखिए, आप स्वाद लेती हैं कि नहीं? लेते हैं। और स्वाद के बाद बोले साहब वो चाट वो उसके यहाँ खाएंगे, है ना, इसके यहाँ नहीं खाएंगे, उसके यहाँ खाएंगे, हैं। शास्त्री नगर वो वाला चाट वाला बढ़िया है, ठीक है ना जी। तो उसके आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं, स्वाद लेते हैं, स्वाद के आधार पर सिलेक्शन करते हैं, ठीक। ये वास्तविकता है।
अब इसको आप अपने में देख लीजिए, ये होता है ना। हम्म, जब आप अपने में देखोगी, शब्द से नहीं समझ में आएगा। हमने आपसे कहा कि आप देखो, माता जी से कहा कि आप देखो स्वाद लेती हो कि नहीं, इन्होंने कहा लेते हैं, है ना जी। तो अब ये वस्तु से परिचय हो गया, ठीक है ना, वास्तविकता से परिचय, ठीक। अब इसका प्रयोजन क्या है, वो दूसरी बात आ गई, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए क्या शानदार प्रयोजन है इसका। ये मन जो है वो लगता ही नहीं है एक जगह, है ना, ठीक है ना। जी। तो पहले सोचते हैं कि भाई पैसे में लग जाएगा, हैं, पैसा हो गया, अब फिर बोर होने लगे, हैं। तो बोले ऐसा है कि वो नए वो टूर पे जाते हैं वहाँ लग जाएगा, हैं, ट्रिप पे जाते हैं वहाँ लग जाएगा। तो साहब वो जो है वो यूरोप घूमने चले गए, हैं, 10 दिन में वहाँ फिर बोर हो गए यार, फिर घर की याद आने लगी। अब इसको देख लो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो क्यों आने लगी, क्योंकि अब उससे हम बोर हो गए, है ना। जी। तो ऐसे ये जो क्रिया है स्वाद लेने की, ये लगातार चलती रहती है ना। फिर बोले पद हो जाएगा, मंत्री हो जाएंगे, हैं, तो उसमें मन लग जाएगा। अब मंत्री में मन नहीं लगा, बोले प्रधानमंत्री हो जाए। अब प्रधानमंत्री हो गए तो बोले साहब दुनिया के नेता हो जाए, यानी मन कहीं लग ही नहीं रहा, है ना। तो मन का प्रयोजन क्या है कि ये जो शब्द है ना मनोरंजन, सुन रही हो, मनोरंजन, मन कहाँ रंजित होता है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, वरना ये भटकता रहेगा और आपको भटकाता रहेगा। सही बात। क्योंकि ये आपको अगर पता नहीं है कि कहाँ रंजित होता है ना, तो यही पूरी दुनिया के जितने भी आदमी हैं वो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, यहाँ लग जाएगा फिर यहाँ लग जाएगा, तो ये तब तक लगेगा ही नहीं, यही इसका प्रयोजन है। रंजन का मतलब रंगना होता है ना, हाँ। तो मन तो को हम ये लोग रंगने का प्रयास कर नहीं, रहे हैं। रंजन का मतलब ये है कि कहाँ पे ये जाके टिकेगा, अच्छा, है ना, और उससे वो आह्लादित होगा। रंजन का मतलब ये है कि हम तृप्त होंगे, ओके, है ना। तो अब ये अभी तो तलाश चल रही, यहाँ ढूंढते हैं वहाँ ढूंढते हैं वहाँ ढूंढते हैं, है ना। फिर वो ढूंढना तब तक चलता रहेगा जब तक वो सही जगह पे आके टिक न जाए, सही बात है, ठीक, बिल्कुल। अब ये कैसे टिकता है, इसको भी अपने में देखो। आप जब भी पूरकता के अर्थ में सोचते हैं, है ना, आपको अच्छा लगने लगता है, सही बात है, ठीक है ना। जब भी आपके यहाँ कोई पड़ोसिन है ना, उनकी लड़की की शादी है, आपके मन में आया भाई इसकी कोई मदद करनी चाहिए, ऐसा सोच के कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक, और किया तो और अच्छा लगा, ठीक। अब हमने विरोध में सोचा कि इसको हम बताएंगे, हैं, इसको हम देख लेंगे। जैसे ही आपने सोचा, आपको कैसा लगता है, उद्वेलित हो जाता है मन, रंज में चले जाते, पीड़ा में चले जाते, ठीक है ना, तनाव होने लगता है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसी हमारी बनावट है। तो इसको हम ध्यान से देखें कि क्या हम ऐसे हैं। तो हमने शब्द से आपका ध्यान दिलाया कि देखिए, हमने अपने में देखा कि भाई हम जब भी पूरकता के अर्थ में सोचते हैं हमको अच्छा लगने लगता है, विरोध के अर्थ में सोचते हैं हमको पीड़ा होने लगती है। अब आप इसको अपने में चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये शब्द आपने हमसे सुन लिया, अब आपने इसको अपने में देखना शुरू किया, है ना। जो चीज़ है वो दिखी जाएगी,
तो इससे आपको एक सहारा मिल गया कि हमने आपका ध्यान दिलाया, है ना, कि देखो भाई ऐसा है। तो बाबा जी ने यही किया है कि जो कुछ भी वास्तविकता है, जो भी सत्यता है, वो पहले उन्होंने देख ली। देखने के बाद आपका ध्यान दिला दिया, है ना। ध्यान दिलाने से आपको एक आसानी हो गई, एक रेफरेंस मिल गया। अगर ये नहीं होता तो आप तलाशते रहते। तो उनका उपकार क्या है? ध्यान आकर्षण, है ना, कि उन्होंने पहले पूरी चीज को लग के देखा और देखने के बाद बता भी दिया। दोनों घटनाएं हुई। सही बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। बोले साहब गूंगे का गुड़ है, ऐसी कहावत थी, है ना। उन्होंने वो गुड़ को प्रकट कर दिया, है ना। अब वो गूंगे का नहीं रहा, ठीक है ना। बिल्कुल। और उसके आधार पे आप अपने में चेक कर सकते हो। जो आप चेक करते हो यही अध्ययन है ना। तो अध्ययन वास्तविकता का होता है, शब्द का नहीं होता। लेकिन शब्द की इम्पोर्टेंस ये है कि सूचना हमको शब्द से मिलती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस सूचना को हम अपने में देखना शुरू करें, ठीक। तो हम शब्द क्या यूज़ कर रहे हैं? देखना शुरू करें, ठीक है ना। देखना तर्क नहीं है। अभी जो हमको ऐसा लगता है जी कि कई लोग इसमें थोड़ा फंस जाते हैं। अच्छा। क्या फंसते हैं? हम तर्क के प्रयोग से चीज़ को देखना चाहते हैं, जबकि ये दर्शन है, ये तर्क नहीं है ना। ये तर्क नहीं है, दर्शन है ना। ये दर्शन है, जैसा है वैसा देख लिया है ना। तो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखने के लिए क्या करते हैं हम? देखने के लिए तर्क से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से मतलब हमारे जीवन में जो क्रियाएं हैं उनका उपयोग करना शुरू करते हैं हम, है ना। तो वो जो कल्पना शक्ति है, यानी आशा, विचार, इच्छा, है ना, इसका प्रयोग शुरू करते हैं, ठीक जी। अब हमारी एक शक्ति है, एक क्रिया है हम में हो ही रही है कि हम तुलना करते हैं, है ना। अब आपने इस बात को सुना, अब आपने इसको तुलना करना शुरू किया, चेक किया कि ये सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना जी। तो अभी जैसे हमने आपसे कहा कि पूरकता के अर्थ में आप सोचते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। विरोध में जैसे सोचते हैं आपको पीड़ा होने लगती है। इसको अपने में चेक कर लीजिए। तो अब आप तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए आधार आपको मिल गया, बिल्कुल, कि भाई ये सच्चाई है, ये सत्य का आधार है। इसके आधार पर आप तुलना कर सकते हैं आसानी से। वरना आप ढूंढते कि कोई पैरामीटर तो हो कि किसके आधार पर तुलना करेंगे। वो पैरामीटर आपको मिल गया, ठीक है ना। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, ठीक जी। अब आपने इसको जब देखना शुरू किया तो आपकी पहली चीज़ ये होगी, बात तो कुछ लॉजिकल लग रही है ना। तो यहाँ से आपने शुरू किया, ठीक है ना। लेकिन समझना कब होगा? जब हमें अपने में ये दिख जाएगा, है ना, कि मैं भी ऐसा ही हूँ, है ना, मुझ में ये क्रिया हो रही है, मैं स्वाद लेता हूँ, है ना। तो ये स्वाद लेना तर्क नहीं है, वास्तविकता है, ये आप में हो रहा है। इस बारीक बात को समझो कि ये आप में हो ही रहा है। और जब हमने अपने पे ध्यान दिया तो हमें दिख गया। और अद्भुत बात ये है कि ये आँख से नहीं दिखा, लेकिन दिख गया। दिखा कि नहीं दिखा? अद्भुत बात है ये, है ना, कि आँख का प्रयोग ही नहीं हुआ और दिख गया। तो वही बाबा जी कह रहे हैं, दिखने का मतलब है समझना। जब तक दिखा नहीं तब तक समझा नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बिल्कुल। तो दिखेगा क्या? वास्तविकता दिखेगी, सत्यता दिखेगी, है ना।
और फिर उसमें निहित अर्थ दिखेगा, तब उसको कहा यथार्थ। जरा सुनो क्या बात है, हाँ? यथार्थ जैसा उसका प्रयोजन है वैसा देख लेना, है ना। तो अभी गौरी हमसे रास्ते में पूछ रही थी कि ताऊ जी ये जूता जो है ये सुंदर है कि नहीं है। अब क्या है, जूते का एक प्रयोजन है, हमारे पैरों की रक्षा करने के लिए ये एक चीज़ डिज़ाइन की हमने, ठीक है ना। ये उसका प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन बताइए? पैरों का यही है। अब आपने कहा कि ये सुंदर दिखना चाहिए, तो सुंदरता आपकी मानसिकता पर डिपेंड करती है ना, ठीक है। अब आप उसके प्रयोजन से अलग चले गए, यानी उसका जो अर्थ है वो नहीं रहा, अब हम उसको दिखाने में प्रयोग करने लगे, वो उसका अर्थ नहीं है। ये नहीं हुई थी बात, लेकिन ठीक है आप जो कह रहे बात समझो कि ये घड़ी है ना, घड़ी जो है इसका अर्थ है समय को दिखाने वाला यंत्र, ठीक। घड़ी शब्द से इंगित एक वस्तु है ना। वस्तु का क्या अर्थ है? ये समय दिखाने वाला यंत्र है, ठीक है ना। समय को दिखाना उसका पर्पस है, ठीक है ना। तो उसके अर्थ में अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो यथार्थता, और वरना हमने उसको कंगन की तरह यूज़ किया, 8 लाख की घड़ी, अब वो उसका प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन तो एक स्पेसिफिक है कि समय दिखाने वाला यंत्र है, ठीक है ना। अब उसका जो अर्थ है उसको हमने छोड़ दिया, किसी और चीज़ की कल्पना कर ली कि अब ये कंगन की तरह दिखाने लगे, 12 लाख की राडो है, फलाना है, ठीक है। वो उसका अर्थ ही नहीं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई पढ़ा जाए, है ना। पढ़ने के बाद में उस शब्द से इंगित एक वस्तु है ना, उस वस्तु को ढूंढा जाए अस्तित्व में, है ना। इसी का नाम है चिंतन, ठीक है ना। ये जो शब्द आपने पढ़ा चिंतन, तो चिंतन क्या चीज़ है? ये तुलन विश्लेषण की ही क्रिया है, क्रिया वही है ना, बिल्कुल। लेकिन उसकी आधार बदल गया, ठीक है ना। अब सत्य की दृष्टि हो गई, सत्य के बारे में सूचना आपको मिली है, सत्य के बारे में पढ़ने से आपको सूचना मिली कि भाई एक व्यापक वस्तु है, इसमें समाई हुई इकाइयाँ हैं, है ना। ऐसा है भाई, देख लो, ठीक है ना जी। जब आप देखने जाओगे तो आपको दिखने लगेगा, वो छुपा हुआ नहीं है जी। देखें तो, हाँ सही बात है, रहस्यहीन है। तो देखने जाओगे तो दिखने लगेगा। बहुत आसान भी है, आसान ही है ना। आसान ही। तो अब क्या है, प्रॉब्लम जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें मान रखी हैं, ठीक है ना। तो वो जो मानने का चश्मा है वो हमारी आँख पे चढ़ा रहता है ना। अब वही गूंगे का गुड़ है, मान लिया, ठीक। अब उसका ये भी मतलब है कि गूंगे इसलिए हैं कि भाई जानना हुआ ही नहीं, है ना, तो बता भी नहीं सकते। एक इसका अर्थ ये भी है, सही बात है ना। तो अगर हम जानते हैं तो बता ही सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर हम रोटी बेलना जानते हैं बता सकते हैं, शालिनी का घर कहाँ है शास्त्री नगर में, अगर हम जानते हैं तो बता देंगे कि भाई वो काली मठिया के बगल से ऐसे जाना हो, हैं। अब जानते नहीं तो कैसे बताएंगे, तो गूंगे का गुड़ हो गया, सही बात ठीक है ना। सही बात। तो अब पहली बात ये हुई कि हमने, हाँ ठीक है जी। हाँ नहीं,
कुल मिला के बेटा अब आएंगे रैंडम लोग आपके घर काली मटिया के पास। ठीक है ना। तो इसको बेटा ज़रा ध्यान से, क्योंकि एक बात और बहुत ही ध्यान दे के समझने वाली है कि आदमी कान से नहीं सुनता, ध्यान से सुनता है ना। ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान क्यों भटकता है, क्या बात है। तो जितनी इम्पोर्टेंट समझते हैं हम किसी भी चीज़ को, उतनी मात्रा में ध्यान देते हैं। इसके सीरियल को समझ लीजिए, जितना किसी चीज़ को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं उतनी मात्रा में ध्यान देते हैं। जितना ध्यान देते हैं उतना समझ लेते हैं। जैसा समझ लेते हैं वैसा जी लेते हैं, और जैसा जीते हैं वैसा भोग लेते हैं, ठीक है ना। ये इसका पूरा सीरियल बनता है। बहुत सुंदर। ठीक है ना। तो अब जीना जो है वो सबको दिखता है। तो जो सूक्ष्म है उसका प्रमाण स्थूल में है, स्थूल को छोड़ा नहीं जा सकता। तो कई लोग, कई साथी ये सोचने लगते हैं, अरे भाई इनका दुनियादारी में ज़्यादा ध्यान रहता है, हाँ? तो ये अध्ययन नहीं करते। तो सवाल ये है, हम पूछ लेते हैं कभी कि अध्ययन का फल कहाँ है? स्थूल में ही है। अगर वो हमारे जीने में नहीं आया तो उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या गजब काम किया है, इसको शालिनी ध्यान से देखो। जीने में नहीं है मतलब कार्य व्यवहार। हाँ, तो उसको सबको एक एक चीज को फिक्स किया। क्या अद्भुत काम किया है, कभी सोचो ऋचा, है ना, कि उन्होंने इसको फिक्स किया कि हम करते क्या हैं। तो कुल दो काम करते हैं, मनुष्य के साथ कार्य करते हैं और प्रकृति के साथ कार्य करते हैं और मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं। कुल मिला के इतना ही करते हैं, ठीक है ना। गति के रूप में इतना ही है ना। अब इसको फिक्स किया कि सही क्या है, इसको कैसे तय किया जाए। तो पता लगा कि साहब अगर मनुष्य में उभय तृप्ति हो रही है तो सही है ना। क्यों सही है, तभी वो सस्टेन करेगी, नहीं तो करेगी नहीं। मान लीजिए आप तृप्त हो, हम अतृप्त रहें, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। एक दिन गुस्सा खा के, है ना, भड़क जाएंगे, ठीक है ना। वो सस्टेन नहीं करेगी। उभय तृप्ति जो है वो अगर हो रही है तो सही है, ठीक। और प्रकृति में जब हम कार्य करने जा रहे हैं तो उभय समृद्धि हो तो सही है। तो ये हमारे पास एक मानदंड आ गया कि जिसके आधार पर आप जांच सकते हो ये कितना बड़ा काम किया, एकदम फिक्स कर दिया। सही बात है ना। ये आधार आपको दे दिया कि इस आधार पे आप जान सकते हो, है ना। कोई चीज वेग नहीं छोड़ी, है ना, कि सबका अपना अपना सही होता है। ये आधार है, इस पे जांच लो, अगर ऐसा हो रहा है तो सही है। अब जैसे हम लोग जो खेती कर रहे हैं तो उसकी जो टेक्निक है उससे धरती पहले से ज़्यादा एनरिच हो रही, है ना, समृद्ध हो रही तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने लगा, ठीक, बिल्कुल। तो उभय समृद्धि हुई और वो हमको मिलने लगा तो हमारी सेहत अच्छी रहने लगी, है ना। ऐसा पूरा साइकिल बन जाता है। यही है आवर्तनशीलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चाचा जी उभय तृप्ति को थोड़ा सा और समझाइए। तो उभय तृप्ति तो बहुत सिंपल बात है। अगर हमारे मन में आपके लिए सम्मान का भाव है तो हमको अच्छा लगेगा, या हमारे मन में आपके लिए द्वेष है तब हमको अच्छा लगेगा। सम्मान का भाव, ठीक। और उसको जब हम प्रकट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा। उभय तृप्ति हो गई। यानी अगर मेरे में कोई भी सही भाव है ना,
ठीक। तो उससे पहले मुझको तृप्ति मिलती है, उसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो दूसरों को तृप्ति मिलती है, ठीक। अब ये भाव कैसे सुनिश्चित हो? जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर भाव ज्ञान के आधार पर नहीं है तो वो कभी भी निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने कुछ भी मान लिया है, उस मानने के आधार पे अगर भाव है ना, तो वो कभी भी टिकता नहीं है ना। कुछ समय टिकता है फिर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वैसा होता ही नहीं है। सच बात है। तो अभी देखो आदमी आदमी के बीच में जो समस्या है, ठीक है ना, वो क्या है? इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। आदमी आदमी के बीच का जो सम्मान का मूल्य, जिसको कहा सम्यक आकलन होना, है ना, कि शालिनी जैसी हैं, यानी हमारे आपके बीच में पुल क्या है? हमारा आकलन। तो जैसी शालिनी हैं, अगर वैसा हम आकलन करते हैं तो वैसा होता ही रहेगा। अब हमने उसका अदरवाइज आकलन कर लिया, है ना, ठीक। शालिनी से मिले, इनकी किसी बात से हम प्रभावित हुए, ठीक। जैसे अनंत से हम कहते थे कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन, ठीक। तो बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन उसी के आधार पर हमने मान लिया कि ये आदमी अच्छे हैं, ठीक है ना। किसी से हम प्रभावित हुए, उसके किसी गुण से प्रभावित हुए, और फिर कहा कि भाई ये आदमी अच्छा है। अभी आदमी के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये सम्यक आकलन नहीं हुआ, ठीक। ठीक। अब उससे प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? आपने मान लिया कि अच्छा आदमी है, ठीक, तो उससे वैसी अपेक्षा करी और वो पूरी नहीं हुई, ठीक। अब वो तो वैसा है ही नहीं, ये तो आपने मान लिया ना, वो वैसा नहीं है, तो वो पूरी नहीं हुई, उससे पीड़ा हुई, ठीक है। कुछ तो ताली वाली बजा दो। तो आदमी में पीड़ा का जो कारण है वो ये है कि सम्यक आकलन न होना, है ना। अब सम्यक आकलन के साथ एक और चक्कर है। चक्कर ये है कि वो योग्यता आप में तब तक आएगी नहीं जब तक आप में आश्वस्ति नहीं होगी, है ना, विश्वास, ठीक। आश्वस्ति जब तक नहीं होगी, हम आपको शंका की दृष्टि से देखेंगे तो वैसा देखने लगेगा। जो गौरी से हम कहते रहते हैं कि अगर हमारे में आश्वस्ति नहीं है ना, तो हम वैसे देखते हैं, वैसा देखने लगता है, ठीक है ना। तो आकलन गड़बड़ाता रहता है, ठीक है ना। तो उसकी योग्यता तब आती है जब मेरे में आश्वस्ति हो, ठीक। अब आश्वस्ति के साथ भी एक चक्कर है। जब तक हम परमात्मा को नहीं समझ लेते तब तक आश्वस्ति आती नहीं। तब तक ये लगता रहता है कि मैं ही करने वाला हूँ, जबकि होता है, और ये होना पूरकता के अर्थ में है। ये जब हमको समझ में आता है ना, तब हमारी अंदर से शंका मिटती है। बात समझ नहीं ना। उससे पहले शंका कभी मिटती नहीं, तो सही आकलन कभी होता नहीं, है ना। तो अब क्या है कि आश्वस्ति तब होगी, देखिए, तब धीरे धीरे आपका ध्यान जाएगा, है ना। ये भी एक बहुत शानदार बात है, ध्यान से सुनना जी। कि एक शब्द हम लोग सुनते हैं विवेक, है ना जी। ये वस्तु में के रूप में क्या है? तो उसका एक भाग ये भी है ना, कि हमको सच्चाई जब समझ में आएगी, है ना, ज्ञान के आधार पे विवेक,
ठीक। तो जब हम देखने जाते हैं उसको तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे हाथ में क्या है और होता क्या है। ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये स्पष्ट हो जाना, ये विवेक का एक भाग है। बहुत सुंदर। है ना। तो अब मेरे हाथ में क्या है, ठीक है ना। तो मेरे हाथ में ये है कि सही को समझना, सही को हम समझ सकते हैं, ठीक जी। वैसा हम जी सकते हैं, ठीक। उसके बाद सब कुछ होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। फिर सब कुछ होता है, ठीक। उसका एक क्रम है, ठीक। वो क्रमिक रूप से होता है, ये भी समझ में आ जाना, है ना जी। ये भी विवेक का एक भाग है, ठीक है ना। फिर ये एक एक चीज जो है जैसे जैसे स्पष्ट होती जाती है, यही अध्ययन है। बहुत सुंदर। है ना। हाँ, ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्या मेरे हाथ में है। अब देखिए क्या गजब की बात है कि पूरकता के अर्थ में जैसे सोचा आपको अच्छा लगने लगा, आपने पानी का आरओ का विकल्प निकाला, है ना, कि भाई आरओ एक समस्या है ना, ये प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसका विकल्प निकालना है, इसीलिए विकल्प है कि वो समाधान के अर्थ में विकल्प होगा। समाधान क्या है, व्यवस्था बनी रहे, ठीक, ये समाधान है। तो ये सत्य के आधार पे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हुई, यानी हमको व्यवस्था दिखना शुरू हुआ, है ना। बिल्कुल। ये धर्म की दृष्टि का उदय है, ठीक। वो व्यवस्था कैसे दिखेगी, उसके लिए वही व्यापक वस्तु और उसमें समाई हुई इकाइयां, इसको समझना पड़ेगा। तो आप जब उसको समझने जाते हो तो आपको दिखता है कि आप नियंत्रित हो। क्यों, इस व्यापक वस्तु से सब चीजें घिरी हुई हैं, है ना। तो आप भी घिरे हुए हो, ठीक जी। अब आप में नियंत्रण उपलब्ध है, ठीक है ना। आप नियंत्रित हो, नियंता नहीं है, लेकिन नियंत्रण है। वो कैसा है ना। वो वैसा ही है कि पूरकता के अर्थ में सोचना शुरू किया तो अच्छा लगने लगा, विरोध में सोचना शुरू किया तो अच्छा तो नहीं पीड़ा होने लगी, ठीक। ये नियंत्रण है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। अब इससे मुक्त कोई है ही नहीं। तो ये तब समझ में आएगा जब पहले अपने में दिख जाएगा, तब हमारी योग्यता बनेगी दूसरे को जांचने की। जैसे जैसे ये अपने में स्थिर होगा वैसे वैसे हम दूसरे को देखने की योग्यता ला पाएंगे, है ना। अभी क्या है, हम जमाने को देखने लगते हैं, सर्वेक्षण में चले गए तो हमारी तो योग्यता ही नहीं सर्वेक्षण करने की। वो तब आएगी जब अपने में देख लिया, फिर अपने अगल बगल में देख लिया, ये है परीक्षण, और सब में देख लिया, ये है सर्वेक्षण, ठीक है ना जी। तो शुरू किया जाए अपने से। तो अपना को जब देखने गए तो पता लगा हम तो नियंत्रित हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यानी पूरकता के अर्थ में सोचोगे तो अच्छा लगने लगेगा, विरोध में सोचोगे तो बुरा लगने लगेगा। ये बात जब अपने में दिखी, ठीक, तो ये नियंत्रण दिखा, तब समझ में आया कि ये ही व्यवस्था का स्वरूप है, ठीक है ना। एक दूसरे से पूरक होना, है ना, उससे क्या होता है, व्यवस्था बनती है। तो पार्टिकल एटम के रूप में गठित हो जाते हैं पूरकता विधि से, ठीक है ना। उससे आगे की सारी रचनाएं हो जाती हैं पूरकता विधि से, ठीक है ना। ये समझ में आने लगता है कि ये अस्तित्व का डिजाइन है ना। पूरकता ही डिजाइन है ना। ये अस्तित्व का स्वभाव है, ठीक। इसीलिए जब हम इसके अनुसार चलते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है,
ठीक है ना। तो ये धर्म की दृष्टि, धर्म का मतलब है व्यवस्था का होना, है ना। फिर आपको व्यवस्था दिखना शुरू होती है। अभी क्या है, सब जगह अव्यवस्था दिखती है, उससे पीड़ा होती है, ठीक है ना। फिर व्यवस्था दिखना शुरू होती है, फिर ये दिखता है कि इसका एक क्रम है, उसके लिए फिर अपने में देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि धीरे धीरे मेरे में आश्वस्ति आना शुरू हुई है ना, धीरे धीरे मेरी योग्यता बढ़ना शुरू हुई है, ठीक। ऐसा जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा भी है, मुझ में भी क्रम से हुआ है, दूसरे में भी क्रम से ही होगा, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इससे आपके अंदर उदारता की दृष्टि आती है, समझ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। धीरता, वीरता, उदारता, स्वभाव उदय होता है। पूरकता के अर्थ में संबंध, हाँ, संबंध, हाँ, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। संबंध का मतलब ही यही है कि सारी चीजें हैं ही, हमने कुछ बनाया नहीं है। देखिए ये सारी चीजें ज्ञान के आधार पर स्पष्ट होने लगी कि भाई एटम हमने तो नहीं बनाया, पानी हमने तो बनाया नहीं, ठीक है ना। ये बनता है। अब देखिए कैसे बनता है, क्या चीज है, और इसको ध्यान से देखो, देखते ही मजा आने लगता है। क्या अद्भुत बात है ये, सही है? बात है। यानी एक चीज है जो जलती है, दूसरी चीज है जो जलाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है। और दोनों परमाणु साथ में आते हैं और अपने अपने आचरण को त्याग देते हैं, है ना। पूरकता के अर्थ में त्याग देते हैं और बन जाता है बुझाने वाला, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, कोई योगदान नहीं, ठीक है ना। आप अभी इसको करने जाओ, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पास में लाओ, है ना, विस्फोट हो जाएगा। आपके किए से नहीं होगा, लेकिन होता ही रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब अपने को व्यवस्था समझ में आना शुरू होती है, ठीक है ना, कि ये व्यवस्थित है, हमें नहीं करना, है ना, वही आश्वस्ति आना शुरू होती है कि भाई हमारे चलाए से ये संसार नहीं चल रहा है, ये तो चले रहा है, ठीक है ना। सही बात। तो हमको क्या करना है, इस व्यवस्था को भंग नहीं करना। तो पहले व्यवस्था का स्वरूप हमारे में स्पष्ट हो गया, ठीक। अब वो बना रहे इसका प्रयास करना, इसी का नाम है न्याय। बहुत सुंदर। सत्य की दृष्टि, उससे व्यवस्था का देखना, और फिर उसमें हमको क्या करना है ये स्पष्ट होना, यही न्याय है। बहुत बढ़िया। तो सत्य आधार मिला, देखना शुरू किया तो व्यवस्था दिखी, व्यवस्था में पूरकता को देखे तो न्याय दृष्टि उदय हुई। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो अब हमारा जो भी करना है ना, यानी व्यवहार या कार्य, है ना, दोनों उभय तृप्ति या उभय समृद्धि के अर्थ में होने लगा, क्योंकि इसी से व्यवस्था बनेगी, है ना। जी। तो ये न्याय का आचरण हो गया, बहुत सुंदर। है ना, यही धर्म का आचरण है, यही प्रमाण हो गया। ये प्रमाण हो गया। उससे दूसरे को तृप्ति मिलने लगी। हाँ। क्या डिजाइन बना हुआ है ना। सही बात है। हम व्यवस्था में जीने लगे, उससे दूसरे को तृप्ति मिलने लगी और प्रेरणा भी मिलने लगी। अभी क्या है कि शब्द से खाली प्रभावित होता है आदमी, अच्छे वक्ता से आदमी प्रभावित होता है, सही बात है, लेकिन अच्छा जीने वाले से प्रेरित होता है। प्रभावित भी होता है और प्रेरित भी होता है। जैसा मैंने कर लिया आप भी कर सकते हैं, ये विश्वास आता है ना। अभी तो ये विश्वास ही टूट गया है, आदमी ने सोच लिया खेती में बरकत नहीं है, विश्वास टूट गया, ठीक है ना। अभी जब इसको देखने जाते हैं तो पता लगता है एक बीज से 1000 बीज पैदा होता है, सही बात है ना।
अब इसको घाटे में कन्वर्ट करने के लिए भी बड़ी योग्यता लगी होगी। सही बात है। हाँ 1 से 1000 हाँ और उसमें घाटा हाँ कैसे हो सकता है ना? और हो रहा है हो रहा है, उसमें सही बात कितनी है, यानी इतनी बड़ी व्यवस्था को कितने प्रयास से बर्बाद हुई है ना? ये भी आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक है। ठीक है ना? तो ये सारी बातों को ध्यान देना है ना, यही अध्ययन है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसलिए वस्तु का अध्ययन किया जाए तो उसके लिए वस्तु के पास जाना पड़ेगा। जैसे कल अकुल गए है ना, तो इन्होंने देखा है ना, एक जबरदस्त प्रयोग हुआ। जी। क्या प्रयोग हुआ कि बिना जुताई के खेती हो सकती है, क्योंकि प्रकृति में तो ऐसी व्यवस्था, वहाँ कौन जोतने जा रहा, जंगल में तो कोई जोतने नहीं जा रहा है ना। तो अब ये व्यवस्था दिखी है ना कि ऐसा होता ही है, उसका हम लोगों ने प्रयोग किया, कल उसकी सफलता हम लोगों को दिखी। अरे वाह, है ना, बिना जुताई के खेत में इतनी इतनी घास खड़ी है ना, और इतनी इतनी बड़ी, और उसके अंदर मिट्टी में लपेट के बीज को डाल दिया है ना, और अपना जो स्प्रिंकलर है उससे पानी दे दिया, वो पूरा जर्मिनेट हो गया है ना। अब सोचिए कितना बड़ा काम हो गया ये। सही बात है। अब जुताई नहीं करनी, अगर ये सफलता और मिलती है इसमें, जुताई बंद हो जाए, क्योंकि जंगल में तो जुताई नहीं होती। बिल्कुल। दूसरा क्या है, हम सोचते हैं जब तक हम खोदेंगे नहीं और उस नाली में बीज नहीं डालेंगे तब तक वो जगेगा नहीं, है ना। जबकि जंगल में क्या होता है, बीज सीधे गिरता है जमीन पे और दूसरे पेड़ हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वास्तविकता को देखने से समझ आती है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ऐसा फिर जीना शुरू होता है, उसके लिए कुछ प्रयोग होता है, फिर उसमें सफलता मिलती है, उस सफलता से दूसरे को प्रेरणा मिलती है, ऐसे पूरा सिस्टम तैयार होता है। तो इसमें शालिनी जी आपसे एक खास बात कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, जब तक आप वस्तु के नज़दीक नहीं जाओगे, है ना, उसको किताब में ढूंढते रहोगे, वो नहीं मिलेगी, है ना। उसके नज़दीक जाओगे फिर वस्तु आपको बताना शुरू कर देती है। कल अनंत जो हैं, इनको एक बड़ी, और अनंत को समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि इनका ध्यान भटकता रहता है ना। हाँ, तो होना चाहिए, वो इसीलिए तो नहीं आता है ना, क्योंकि इनसे हम ये बात कह चुके हैं, ये जो मोबाइल है ये एक नशा है ना, इससे हम दूर ही नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो इसका उपयोग भी है, उपयोग के अर्थ में दुरुपयोग करते हैं, है ना, और फिर पछताते हैं। ये प्रयोग की आपने बात करी ना, तो प्रयोग जो है, सुबह किसी का फोन आया था, दीदी वो लेने निकल गए, तो जब एकदम से आपने बताया तो उनको वही तो ध्यान भटक गया ना, क्योंकि इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं मानना है, इसलिए भटका, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वही उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट माना तो उधर चला गया। ध्यान का तो भाई सूत्र आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट मानेंगे तो बना ही रहेगा, नहीं मानेंगे तो नहीं बना रहेगा, ठीक है ना जी। तो अब कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है स्पष्टता हुई। तो अनुभव कोई रहस्य नहीं है, कुछ नहीं, जैसे देखो अनुभव बड़ी सहज चीज है ना। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही वो जो प्रकृति की बनावट को हमने समझा जी, तो कैसे समझा, उस पर ध्यान दिया, तो ध्यान दिया कि भाई जंगल में जुताई नहीं होती है, ऐसे बीज गिरता है, वो ऊपर ही पड़ा रहता है ना, फिर भी जग जाता है। ये देख के अपने को अच्छा लगने लगा, सही बात है। ठीक है ना। अब सोचिए, जब देखने के आधार पर प्रयोग किया गया, उसका रिजल्ट आने लगा और अच्छा लगने लगा। सही बात है। अगर देखें जो घास है ना,
ऐसा लगता है कि घास जैसे जमीन को और जमीन में रहने वाले तमाम बैक्टीरिया और इनको संरक्षण देने के लिए ही उगती है। वही तो एक एक चीज के प्रयोजन को समझना पड़ेगा, है ना। तो घास का भी कोई प्रयोजन है ना। हर वस्तु का एक प्रयोजन है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर, जैसे मन है उसका प्रयोजन अभी आपको बताया, वो तब तक तृप्त होगा ही नहीं जब तक वो सही जगह ना पहुंच जाए, है ना। वो चटपटाता ही रहेगा, है ना। फिर इसमें तलाशेगा, फिर तो क्योंकि उसका एक प्रयोजन है, वही तो आपको वहां तक पहुंचाएगा, ये उसका प्रयोजन है। सही बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर मुझे लगता है स्पष्ट हुआ कि जैसे आपने कहा सत्य आधार मिला हमको, तो इसी को बाबा जी ने कहा अनुभव की रोशनी मिली और सत्य आधार मिल गया। अब देखिए क्या एक एक शब्द कैसा लिखा है जी, इसको ध्यान दोगी तो समझ में आएगा। अनुभव की रोशनी में, है ना, और अपने में दिख जाना। उन्होंने आपका ध्यान दिलाया कि भाई देख लो तुम्हारे में चैन आस्वादन की क्रिया होती है, ठीक। और उस ध्यान आपको दिलाया, वो आपको अपने में दिख गया, ये अध्ययन है। बिल्कुल। तो क्या लिखा है परिभाषा? अनुभव की रोशनी में, अधिष्ठान की साक्षी में, यही लिखा है कि एक अनुभवी आदमी ने आपका ध्यान दिलाया है, ठीक है ना, और वो उसको आपने अधिष्ठान की रोशनी में, सच, अधिष्ठान मतलब मैं, मुझ में दिख गया। जब यही हम तुमसे कह रहे हैं, जब तक हमें अपने में दिखेगा नहीं, है ना, हम कभी भी निश्चित नहीं होंगे, ऑथेंटिक नहीं होंगे, है ना। तो जब वो अपने में दिख गया, ठीक है, तो अध्ययन हो गया, उससे आपको तृप्ति मिल गई। जैसा ही दिखा, दिखने से मजा आ गया कि नहीं? ये मजा आना ही अनुभव है। आगे लिखा है किया गया क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास। तो क्रिया के रूप में जीवन क्रिया दिख जाती है, प्रक्रिया के रूप में चिंतन हो जाता है और प्रयास के रूप में अध्ययन हो जाता है। जीने मजा आ जाता है, मजा आता है, फिर जीने में उससे ज्यादा मजा आने लगता है। उस उसी को पार कह को रहे छोड़ा न जाए, आनंद की निरंतरता। तो इसलिए आपको अगर अध्ययन करना है तो आपको वस्तु का संपर्क छोड़ना नहीं है ना। जितना आप उसके निकट जाएंगे उतना ही आपको वस्तु बोध होने लगेगा, बहुत सुंदर। ठीक है ना। अब कल हम और आनंद गए थे, एक बड़ी समस्या अभी आप लोग सब देख रहे होंगे, धान गिर गया, है ना। पानी वर्षा हवाएं चली, धान सब गिर गया है। तो अपने दिमाग में एक बात आई कि ये गिरे हुए धान को कैसे काटा जा सकता है। तो हमने इनसे कहा कि ये कमरे में बैठ के नहीं समझ में आएगा, चलो, ठीक। अब ये अपना औजार लेके गए, ठीक। जब इन्होंने काटना शुरू किया तब वो पौधे नहीं बताया कि इस दिशा से नहीं, इस दिशा से काटो। ये है प्रयोग प्रमाण, है ना। वस्तु के पास जाते हैं, है ना। इसीलिए रिसर्च कौन करता है? जो वस्तु से जिसका परिचय होता है ना। किताब से रिसर्च होती ही नहीं। अब वस्तु के पास नहीं जाते हैं, कंप्यूटर पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे तुमने रिसर्च देखा होगा, वो वीडियो देखा होगा कि कैसे पहले काटना शुरू किया, फिर लगा कि यार ये दिशा ठीक नहीं है। वस्तु नहीं बताया कि ये धान ऐसे गिरा हुआ है, इसको इधर से काटो, है ना। एक मिनट के अंदर सही जगह से कटने लगा। अब ये 4 बार काटेंगे, ये एक्सपर्ट हो जाएंगे। सही बात है, ठीक है ना। तो तर्क से समझने की बात नहीं है, वस्तु के पास जाना है, वस्तु के पास जाना, वस्तु पे ध्यान देना, उससे जो है दर्शन स्पष्ट हो जाएगा। दिख गया तो समझ गए, ठीक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यस, रोक दो।
बहुत बढ़िया। हम ये कह रहे हैं कि जैसे अभी भैया बता रहे थे, तो यहाँ तक का ध्यान जाता है हम लोग वास्तविकता, जब वस्तु के पास हम जाएंगे तो हमको दिखता ही है, और गल्ला जो गिरता है तो ना उसको पास मिट्टी होती को साफ जमीन पे वो पेड़ इतना बड़ा दिखने लगता है बिना मिट्टी के। तो नहीं, मिट्टी तो होती है होती लेकिन उसको खोदा नहीं होता है ना, और वो जड़ अंदर डाल लेती है। हाँ, अरे अद्भुत दिखता है। फिर हाँ, हम लोगों ने जब पहले प्रयोग किया, समझे ऋचा, तो मतलब देखने लायक वो है जी। अगर उसको क्रम से देखिए। पहले उसमें अंकुर निकला, अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार ये अंकुर तो ऊपर निकल रहा है, तो ये तो जमीन में जाएगा कैसे, हैं? ठीक। अब भाई साहब थोड़े दिन में देखा कि वो अंकुर घूमा और ये जमीन के अंदर जाने लगा, जी। है ना। कैसा पूरकता का डिजाइन है, देखो जरा, ये तब दिखेगा, है ना। और वो अंकुर जो है जमीन में चला गया और उससे फिर जनरेशन हो गया। तो इसको जब आप वस्तु से परिचय करेंगे तो ये दिखने लगेगा, फिर ये पूरकता है, ये आपका इसमें आश्वस्ति होने लगेगी, तभी समझना होगा। ठीक है ना। जी जी जी। तो एक क्वेश्चन आ रहा जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो मतलब ये बाहर प्रकृति को सॉरी लेके ये क्वेश्चन है, ये ह्यूमन लाइफ मतलब अपनी जो अभी जिंदा रहने के लिए जो अपन रिलेशंस में रह रहे हैं उसका, उसमें कैसे अध्ययन का आएगा रोल? वही अभी हमने कहा कि आपने अपने आप को जब देखा तो ये पाया कि हम पूरकता में जैसे ही सोचते हैं हमको अच्छा लगने लगता है। उस पूरकता को दूसरे, आपने किसी को कुछ सहयोग किया तो उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, दोनों को अच्छा लगने लगा। सही बात। तो वो सहयोग तब आप कर पाएंगे जब आप में ये आश्वस्ति होगी। इसलिए ज्ञान के आधार पे आश्वस्ति होगी, है ना। तो ज्ञान की ही बात अभी हो रही थी कि ये प्रकृति की बनावट ही ऐसी है ना। तो ऐसे ही आदमी की भी बनावट वैसी ही है। भाई आपके अंदर सम्मान का भाव आया, हैं, आपको अच्छा लगने लगा। अपमान का भाव आया, आपको जो है तनाव होने लगेगा। ठीक है ना। द्वेष का भाव आया, आप जलने लगे, जलने लगोगे कि नहीं। ऐसी बनावट है, ऐसा नियंत्रण है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपकी पिटाई तो शुरू हो गई। वहीं से तो शालिनी हमको ये बात समझ में आई जी। कि व्यवस्था में भागीदारी का मतलब व्यवस्था में जीना है ना। व्यवस्था को बदलना नहीं है, व्यवस्था ऑलरेडी है, हमको उसी व्यवस्था में जीने लगना है। ठीक। जैसे हम व्यवस्थित होते हैं उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ने लगता है, वो भी व्यवस्थित, क्योंकि उसमें वो प्यास बनी हुई है, व्यवस्था में जीने की प्यास बनी हुई है। अभी अपन अटरम पटरम कुछ खाते हैं, शरीर कुछ गड़बड़ाता है, फिर अपने अंदर आता है नहीं नहीं भाई ये सब जरा ठीक करना है, हैं? आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये हम थोड़ी डाल रहे हैं, वो व्यवस्था बनी हुई है। तो आपको संसार को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है। ठीक। आप व्यवस्थित होते हैं, उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ने लगता है। तो यही व्यवस्था में भागीदारी है। बहुत सुंदर। इसमें लीजिए। जैसे एक व्यवस्था, तो व्यवस्था जब हम बात करते हैं व्यवस्था में रहने की या उसमें रहने की जो चाहना है वो अपने अंदर है, तो एक व्यवस्था वो है जो मानी हुई है और एक व्यवस्था वो है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो देखने में ही आएगा, दर्शन ने जिसको बता दिया कि ये व्यवस्था है। तो आप जो मानी हुई व्यवस्था है उसके अनुसार रहने के में तो मज़ा नहीं आ रहा। व्यवस्था का पता ही तब चलेगा जब उसको देख लिया जाए। तो इस बात का जो एक
जब आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम लोग, तो इसको एक बार और स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि संसार को नहीं बदलना है, वो संसार नहीं, उसके बारे में आप नहीं बात कर रहे जो कि मान्यता के अनुसार चल रहा है, जो जान के चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, जान के कोई भी नहीं चल रहा है ना। सारी समस्या का मूल कारण अज्ञान ही है। उसने मान लिया कि भाई पैसा हो जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, ठीक। अभी जब आपने इसको अपने में देखा कि भाई हमारे पास पर्याप्त साधन है ना, लेकिन हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले अपने में देख लेना, निरीक्षण, है ना। ये बड़ी गजब की बात है। यही प्रत्याहार की क्रिया है जो अष्टांग योग में वर्णित है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, ये 8 अंग। तो प्रत्याहार का मतलब है अब अपने में ध्यान देने लगना। अभी हमारा ध्यान जो है कि शालिनी क्या कर रही है इस पे, फिर इसको समेट के अपने पे ले आना, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या स्थिति है, ठीक है ना। इस पे अपने ध्यान को ले आना, इसका नाम है प्रत्याहार, प्रति आहार। अपने को ही अपना आहार बनाना, है ना, ठीक है ना, अपने को ही अपना आहार बनाना, ये है प्रत्याहार। तो वो जब अपने को ये दिखने लगेगा, है ना, फिर सब समग्रता भी दिखने लगेगी, तब हमारा ये अधिकार बनता है कि दूसरे को जांच सकें कि भाई मुझे सम्मान चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं, चाहिए। तो जब ये अपने में दिख गया तब आप जांच सकोगे कि अकुल भैया को चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं। अभी तो आप मान सकते हो इनको नहीं भी चाहिए, हो सकता है, ठीक है ना। आप ऑथेंटिक ही नहीं होगे जब तक अपने पे ध्यान दे के नहीं देखोगे। तब आप इनको ध्यान दे के देखोगे तो समझ में आएगा इन्हें भी सम्मान चाहिए, ज्योतिषा को भी चाहिए, पप्पू भैया को भी चाहिए, सबको चाहिए, है ना। फिर समझ में आएगा कि ओबामा को भी चाहिए, ओसामा को भी चाहिए। यानी उनको सर्वेक्षण की योग्यता आप में तब आ पाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके, और जितने भी ये भाव की बात हो रही है ना, भाव का मतलब है पूरकता। क्या डिजाइन है, सही बात है ना। जितने भी मानवीयता आचरण का जो कुछ भी लिखा गया उसका मतलब क्या है, पूरकता। शरीर के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, है ना, दया, कृपा, करुणा, जितनी भी बात हुई है ना, उस सब का कुल मिला के एसेंस मतलब है पूरकता। हमने आप पे दया की तो मतलब क्या हुआ, हम आपके लिए पूरक हुए, है ना। हमारे में आपके प्रति उदारता आई तो हम आपके पूरक हुए। तो ये जो परस्पर पूरकता है उसी का फैलाव ये सारे मूल्यों में और सारे मानवीय आचरण में है। तो एसेंस उसका यही है, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही कुछ? ठीक, बढ़िया। तो जाते जाते बाबा जी की कोई किस्सा, स्मृति, कोई किस्सा। जी हाँ? जी जी जी। बाबा जी के तो निरे किस्से हैं। वो जो अभी हमने आपसे कहा, क्योंकि इस समय वही बात चल रही है ना। तो हम लोग बैठे थे अमरकंटक में, तो सांगल साहब आए जी। तो पहली बार अमरकंटक आए थे, तो बाबा जी से परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, भाषा शास्त्री हैं, भाषा का क्या मतलब है? जी। अब सांगल साहब जो है थोड़ा सा लिंग्विस्ट हैं वो, हाँ जी, है ना, लेकिन भाषा का क्या मतलब है ना, वहाँ से बात शुरू हुई। जी। अब ये सोचा ही नहीं था,
ठीक। तो बाबा ने कहा कि भाषा का मतलब है सत्य भाषना चाहिए। यही भाषा का प्रयोजन है कि कोई सच्चाई मैं आपसे कहूँ वो आप तक कन्वे हो जाए। यही भाषा का पर्पस है और कोई पर्पस नहीं। सही बात। तो उन्होंने कहा कि देखो सत्य भाषना चाहिए। अब दुनिया की सारी भाषाओं के सारे शब्द किसी न किसी वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, है ना। अर्थ उस वास्तविकता में है, शब्द में नहीं है। बिल्कुल। जल, पानी, वाटर, आग शब्द बदलते गए, उनसे इंगित एक वस्तु है। वस्तु को जानने से जानना होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो सारी भाषाओं के सारे शब्द किसी न किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं। ठीक, वस्तु को जानने से जानना होता है। अब देखिए मानने का जो मामला आया है ना, तो उससे पहले ये माना गया कि भाषा को व्याकरण नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो इतना बड़ा व्याकरण संस्कृत में बना। बिल्कुल। पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी। जी जी। ठीक। इतना बड़ा ग्रामर जो है वो अंग्रेजी में बनाया गया। ठीक जी। अभी आप जरा ठीक से देखो, अभी कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या हो गई, है ना। बाइनरी। कि TWO2 लिखते हो, उसकी जगह 2 का साइन बना दिया। ठीक है ना। YOU लिखते हो, उसकी जगह U का साइन बना दिया, है ना। सारा ग्रामर धरा रह गया है। पूरे संसार की भाषा ऐसी हो गई, क्योंकि भाषा का प्रयोजन ही इतना है कि सत्य कन्वे हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ज़्यादा व्याकरण पर ध्यान देने से संस्कृत भाषा लुप्त हो गई। बाबा जी बोले बेटा लुप्त हो गई, है ना। तब बोले हमको समझ में आया कि भाषा का जो नियंत्रण है वो वस्तु बोध करा देना है, बस। बहुत सुंदर। ठीक है ना। सही बात है। बाबा जी जो हैं अगर देखें तो मानवीय भाषा के प्रथम साहित्यकार हैं, है ना। उनके कई बार दर्शन और पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। निखिल, बाबा जी ने जो भाषा प्रयोग की है, अरे मतलब वो क्या, बिल्कुल व्याकरण। मतलब अब आप एक छोटी सी बात सुनिए। हम हिंदी बोलते हैं, हमारा कभी ध्यान नहीं गया। तो बाबा हमसे बोले जी बेटा हिंदी भाषा में कहूँगा, इसको तय किया कि भाई ज़्यादा लोग हिंदी जानते हैं, इसलिए हिंदी भाषा में इस बात को कहना है ना। कईयों ने कहा संस्कृत में कहिए, किसी ने कहा कन्नड़ में कहिए। हमने ये सोचा कि ज़्यादा हिंदी भाषा जानते हैं। हिंदी भाषा को लिंग दोष से ग्रसित देखा। जी जी। अब हमें भी ये नहीं मालूम था कि हिंदी में लिंग दोष है। हैं? जी। धरती घूमती है, सूर्य घूमता है। अब न धरती का कोई लिंग है, न सूर्य का कोई लिंग है ना। जबकि अंग्रेजी में नहीं है ना। सन इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग। हिंदी में ये लिंग दोष है। तो अब सोचो जरा, बाबा हिंदी भाषी नहीं थे और हिंदी में लिखा। उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये लिंग दोष से ग्रसित देखा, इसलिए भाषा को सुधार के लिख दिया, लिंग दोष से को हटा दिया, है ना। जी। तो कई दफे जो आपको नहीं समझ में आता उसका एक कारण ये भी है। हाँ। उन्होंने उसको हटा दिया। सही बात है। और क्या लिखा है उन्होंने? सही बात है। उन्होंने कहा कि कारण गुण गणितात्मक भाषा का प्रयोग किया मैंने। तीनों चीजें हैं इसमें, है ना। कारण भी है, गुण भी है और गणित भी है। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक। चलिए धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके बाद कोई बात नहीं। हाँ। वो एडिट हो जाएगा। हाँ। अध्ययन प्रक्रिया के बारे में जो आप लोग पूछते रहते हो, जी, है ना, कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अध्ययन चाहिए।
कल हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, एक हम लोग को संवाद का संकलन भेंट हुआ है, तो उस पर हम लोग कल एक चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि श्रवण मनन और निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया है अध्ययन। तो उसके पहले, अब क्योंकि हम लोग के लिए तो सब कुछ शब्द है अभी, तो श्रवण क्या है, मनन क्या है, इन दोनों चीज़ों पे कल हम लोग ने करीब 1-1.5 घंटा तो इसी पे हम लोग की चर्चा हुई, क्योंकि हम लोग के लिए नया भी है। तो उसमें एक सवाल जरूरी है कि श्रवण जो हमने परंपरा में सुना है कि बस सुन लेना, उतने में श्रवण हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और मनन जो है वो श्रवण के बाद शुरू होता है या पैरेलली ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन कल एक बना था। हाँ, तो अब ये है कि अभी ये बात अपनी हुई है यहाँ पे कि सुनना जो है वो कान से नहीं होता, श्रवण कान से नहीं होता, ध्यान से होता है। जितना ध्यान देंगे उतना समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे आपका भटक के मोबाइल पे चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं कह रहे, आपका ध्यान भटका है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाबा जी लिख रहे हैं तदाकार होना। क्या शब्द है, बिल्कुल तदाकार होना, है ना। तो क्या इसके अंदर क्या क्रिया होती है? जब आपको वस्तु का साक्षात्कार होता है ना, उस पर पूरा ध्यान देते हैं, जितनी मात्रा में ध्यान की प्रगाढ़ता होती है वो पूरी वस्तु आप में समा जाती है। सही बात है। ये है तदाकार होना। तो वस्तु का तदाकार होते हैं, शब्द का नहीं, है ना। और जब तदाकार होते हैं तो तद्रूप हो ही जाते हैं, यानी वैसा जीने लगते हैं। ये तद्रूप होना है, ठीक है ना। तो अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ को ये सोचने का विषय है, और अपने और साथियों से भी हम कहेंगे, आग्रह करेंगे इस पे सोचें। क्या है कि हम जो पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब बाबा जी के साथ में ये है कि वो एक उपन्यास नहीं है ना, एक एक शब्द का मीनिंग है, मीनिंगफुल है, ठीक है ना। तो एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि हमने 2 लाइन ही पढ़ी, फिर उस पर मनन किया, यानी उस वस्तु को ढूंढा, अस्तित्व में ढूंढा कहाँ है ना। जैसे हमने कहा ना कि मन एक है ना, एक शब्द है, और उससे इंगित एक वस्तु है, उस वस्तु को ढूंढा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, ठीक। तो अभी जो हम आपसे कहते हैं कि मोबाइल से प्रॉब्लम क्या है, नहीं, इसको समझने की बात है। ये अगली पीढ़ी जो है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का भरमार होती जा रही है, उसका जो तुलन विश्लेषण होना चाहिए उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक लोड होती चली जा रही। ऐसा ही जो है ना इसमें पठन में हो रहा है ना। ऐसा मुझको लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ जी, है ना। एक के ऊपर एक लोड होता चला जा रहा, प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं रही। तो हमारी जो प्रक्रिया थी जी, वो आपसे शेयर कर रहे हैं जी, कि हम तो बाबा जी से कोई बात को सुने, है ना, जैसे यही शब्द से इंगित वस्तु। अब इतना सुन के हम तो उठ के बाहर चले गए, हैं, ठीक। अब इसको अपने में पचाया, यानी इसकी वही तुलना करना शुरू किया, है ना, मनन, ठीक। तो जब वो किया तो पच गई, क्योंकि वो तो है ही, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए ना। तो इन्फॉर्मेशन पाइलअप होती रहे जी, है ना, उससे काम नहीं चलेगा, ऐसा हमको लगता है। सही बात है, डाइजेशन इज नेसेसरी। तो भाई साहब उसको पढ़ना तो ऐसे चाहिए कि भैया एक लाइन पढ़ी और उसमें जो भी शब्द हैं उससे इंगित वस्तु को ढूंढा जाए, ठीक है ना। अब जैसे आपने पढ़ा मनन, ठीक, तो अब मनन क्या चीज़ है, उसको ढूंढा जाए,
तो मुझ में कोई क्रिया हो रही है, उसी का नाम है मनन। ठीक है ना? वो जो क्रिया है वही वास्तविकता है, वही वस्तु है। ठीक है ना? तो उसको ढूंढा जाए। नहीं मतलब मनन क्रिया है या मनन कोई स्टेज है? स्टेज नहीं बेटा, क्रिया का ही नाम है। जैसे स्वाद लेना एक क्रिया है ना? और उसके आधार पर चयन करना भी एक क्रिया है। ये स्थिति क्रिया है, वो गति क्रिया है। उसका नाम रखा मन, है ना? तो एक ही शब्द से एक ही वस्तु के कई नाम हो सकते हैं, है ना? जैसे ये पंखा भी है, फैन भी है। ठीक है ना? तो अब उसमें क्या है कि तुलन की क्रिया भी है, तुलन भी कह सकते हो उसको, और मनन भी कह सकते हो उसको। क्रिया वो है ना? वो क्रिया है कि नहीं है? क्रिया है। तुलना एक क्रिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप अपने में ही उसको तौलते हो, क्रिया करते हो। ठीक है ना? इस क्रिया का नाम है तुलन या मनन। ठीक है ना? तो आप देख लो, अभी जैसे हमने आपसे कहा ना कि हम किसी शब्द में अटक रहे हैं, शब्द से इंगित वस्तु पर जब जाएंगे तो वो तो एक ही है। जल, पानी, आग, वाटर, चारों से इंगित वस्तु एक ही है। ठीक है ना? तो जब वस्तु पर जाएंगे तब ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना? शब्द पे अटके रहेंगे तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो वस्तु पे कैसे जाया जाए? जैसे मनन को कहा कि तुलन की क्रिया नायधर्म सती दृष्टि से, तो अब नाम को न्याय पता है, न धर्म पता है, न सत्य पता है, तो इसका अभ्यास या वही इस अभ्यास। ये अभ्यास का मतलब क्या है कि अभ्यास जो है वो जब आपने पहले तो सुनने का अभ्यास, है ना, कि अब हमने अगर अपने पे ध्यान दिया तो पता लगेगा हमारा ध्यान इधर उधर 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 जाता रहता है ना? फिर दूसरी सूचना आपको मिली कि भाई आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई है, इसलिए ध्यान इधर उधर जाता रहता है। उसको चेक कीजिए, यही तुलना हो रही है। ये वो क्रिया एक्टिवेट हुई, है ना? तुलन वाली क्रिया आपके अंदर एक्टिवेट हो गई। ठीक, उसके लिए आपको एक आधार मिल गया कि हमने आपसे कहा कि भाई देखिए ध्यान इधर उधर जाता रहता है। ठीक इसके आधार पर आपने चेक करना शुरू किया तो आपको सच्चाई पता लग गई। लेकिन ये वाला ध्यान तो प्रिय लाभ की दृष्टि से भी इधर-उधर हो जाएगा। वही बेटा, इसीलिए वो इधर-उधर होता है कि वो प्रिय लाभ में हो रहा है, है ना? तो वो धीरे धीरे होने वाली बात है ना? ये भी बात जो है जानने का एक भाग है कि भाई वो क्रम से ही होगा, है ना? इसीलिए लिखा कि जागृति क्रम, है ना? जागृति, है ना? कुछ छोड़ा ओड़ा नहीं है, सभी लिख दिया है। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए, तो इसी के साथ बाबा जी को बंद कर नमन दीजिए। करते हैं और आज के सत्र हाँ। को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, पूरी कृतज्ञता के साथ। पूरी कृतज्ञता के साथ।